लेट्स माइक पॉडकास्ट। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की ऑयल हिस्ट्री की, एक ऐसा सफ़र जिसने राजस्थान का नक्शा ही बदल कर रख दिया और उसके साथ ही भारत को तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक नया मार्ग दिखाया। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तेल के क्षेत्र के यानी ऑयल इंडस्ट्री के, ऑयल एक्सप्लोरेशन के और ऑयल ट्रेड से जुड़े सभी मुद्दों के विशेषज्ञ अयोध्या प्रसाद गौड़ जी, जो वेदांता ऑयल एंड गैस के स्टेक होल्डर रिलेशंस को हेड कर रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से, और उनका विषय भी जियोलॉजी रहा है यानी अर्थ साइंसेस, जो कि तेल से सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम बात, अयोध्या जी आपका बहुत स्वागत है, बात हमारी राजस्थान की ऑयल इंडस्ट्री की या ऑयल हिस्ट्री की करेंगे। राजस्थान में रेगिस्तान का प्रदेश है, लेकिन माना जाता है कि जमीन के अंदर कहीं ना कहीं तेल है, और ये बात दशकों से कही जा रही थी कि तेल है, लेकिन तेल मिला कैसे, उसकी खोज सबसे पहले कैसे हुई, और आज इस मुकाम तक हम जो पहुंचे हैं कि देश की का जो इंपोर्ट बिल है ऑयल का, उसको भी हम कम करने में सक्षम हुए हैं राजस्थान की बदौलत। तो ये शुरुआत कैसे हुई? अनुराग जी, ये बड़ी फिल्मी कह सकते हैं कहानी है कि राजस्थान के जो कहते हैं ना कि बारे में जब भी बात होती थी तो हम अभावों की बात करते थे सामान्यतया, कि यहाँ पानी भी मिलना मुश्किल होता था। और अगर आप 2003 या 4 के आसपास की जो आपकी योजना आयोग की एक जो सर्वेक्षण की अगर बात करें, तो बाड़मेर ज़िले को आप शून्य औद्योगिक संभावनाओं वाला ज़िला उस कैटेगरी के अंदर, द डिस्ट्रिक्ट विद जीरो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये रखा जाता था। उससे पहले कि हम करें कि सफलता कैसे मिली, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ओल्डहाम एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने जीएसआई की सर्वेक्षण के दौरान, जो आप सेडिमेंट्री बेसन जिसको बोलते हैं, आपको तो आप तो खुद भूविज्ञान से जुड़े हुए रहे हैं, तो 3 तरह की चट्टानें हम मानते हैं कि एक तो आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक होती है जो ज्वालामुखी के वॉल्केनिक एक्टिविटी से जिसका सृजन होता है। दूसरी आपकी सेडिमेंट्री जो अवसादीय जो परतीय चट्टानें होती हैं, जिनका धीरे धीरे जो भी सेडिमेंटेशन से जो बनना शुरू होती है, और बाद में कायांतरित जो होती है चट्टानें, वो तीसरी कैटेगरी की चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो जो आपका कोयले के बारे में एक थ्योरी है कि किसी ज़माने के अंदर जो आपके बड़े बड़े जंगल रहे होंगे, वो जब जंगल नष्ट हुए और वो सेडिमेंट के तौर पे दबने शुरू हुए, ऊपर तलछट के जमती गई, करती गई, कालांतर में ताप और दाब बढ़ा होगा और उनका जो रूपांतरण हुआ वो कोयले के रूप में, लिग्नाइट के रूप में हुआ। तेल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कभी समुद्री जीव, विशालकाय समुद्री जीव जब आपके दबे होंगे, तो सेडिमेंट्री बेसिन के अंदर उनका जो जमा है वो क्रूड ऑयल के रूप में हुआ। तो एक तो रोचक चीज़ ये आती है कि जहाँ आज हम थार का रेगिस्तान देखते हैं, वहाँ पर किसी ज़माने में समुद्र की उपस्थिति रही होगी। हम ये जियोलॉजी के जो विद्यार्थी, हम ये सारे मोलस्क्स जो मिले हैं उससे, वो उसी के कारण है। जैसलमेर के पास में जो आपके जीवाश्मों का भंडार जो मिलता है, उससे भी ये हमारा चीज़ स्पष्ट होती है। तो ये तो पता था कि यहाँ पर सेडिमेंट्री बेसिन है, और ओल्डहाम ने अपने सर्वेक्षण के रिजल्ट में ये संकेत भी दिए थे कि इस क्षेत्र में आपके हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति संभावित है। 50 के दशक के आखिरी में जाते जाते यहाँ पर तेल खोज का काम शुरू हुआ, लेकिन तकनीक का आप कहते हैं ना सीमित उपयोग कहें, या फिर तेल की जो इंडस्ट्री है उसको एक कहते हैं कि ये एक जुआ है एक तरीके का। जो आप आश्चर्य करेंगे कि जो ग्लोबल सक्सेस रेट है वो 20 से 25% की है, कि अगर आप 100 कुएँ खोदते हैं तो आपको 70-75 कुएँ आपको ड्राई मिलेंगे, आपको असफलता मिलेगी। 20-25 जो कुएँ मिलेंगे उसमें जो सफलता है वो आपके बाकी के 70-75 कुओं का रिकवरी कर सकता है, उतना पोटेंशियल होता है, बराबर कर देगा, बशर्ते कि आपको सफलता मिले। तो ये एक जुआ होता है। और ओएनजीसी ने जो शुरुआती यहाँ पर खोज की, उसमें जैसलमेर क्षेत्र के अंदर बाघेवाला में उनको गैस का भंडार मिला। ऑयल इंडिया लिमिटेड को टिब्बेवाला में या दूसरे क्षेत्र के अंदर उनको ऑयल मिला, लेकिन वो हैवी ऑयल के नाम से रहा, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी है उसकी वो अधिक थी।
ये वाला जो क्षेत्र है इसकी कहानी बड़ी रोचक ऐसे बन जाती है कि पहले आपको पता होगा कि तेल और गैस का जो एक्सप्लोरेशन जिसको हम अन्वेषण बोलते हैं और उत्पादन जो प्रोडक्शन E&P इंडस्ट्री का जो सेगमेंट है वो जो आपके PSU है उन्हीं के तक सीमित था। उसके बाद में जब सरकारों में मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब आपने उदारीकरण का एक आपने दौर शुरू किया तो ऑयल एंड गैस का ये वाला जो सेक्टर है इसको आपने ग्लोबल प्लेयर्स के लिए जो आपका फॉरेन फंडिंग जो होती है उसके लिए ओपन किया। आपने ग्लोबल पार्टनर्स को इनवाइट किया कि FDI का एक पार्ट था। तो उसमें शेल इंटरनेशनल हुई या जो केन एनर्जी PLC हुई, कमांड पेट्रोलियम जो ऑस्ट्रेलिया की है, इन प्लेयर्स ने इंडिया के अंदर आकर और काम करना तय किया। और सरकार ने जो डिप्लीटिंग ब्लॉक्स थे उस समय जहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है जो आप जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि सीर आती है, जैसे कि पानी के अंदर सीर आएगी, आप कुएं में निकालते रहोगे तो वो कम होता रहेगा, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो भारत के जो डिप्लीटिंग ऑयल फील्ड थे, ब्लॉक थे, वो उन्होंने उनको दिया एज अ चैलेंज, कम संभावना वाले, ताकि उनको कहा कि आप एक बार अपने आप को प्रूव करो कि यहाँ पर क्या करना है। तो केन एनर्जी PLC को आंध्र प्रदेश का एक फील्ड मिला, रावा फील्ड उसका नाम था, और वहाँ से ONGC के जो अधिकतर फील्ड है उनका नाम रत्नों के नाम पर है। रावा का मतलब हीरा होता है, पन्ना, मुक्ता, ये इस तरीके के ऑयल फील्ड के नाम है ONGC के। आंध्र प्रदेश में सफलता के बाद में अगला जो उन्होंने फोकस किया वो राजस्थान का बाड़मेर सांचौर बेसिन किया इन्होंने। और बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर शेल इंटरनेशनल के साथ में इनका जॉइंट वेंचर रहा जो केन एनर्जी PLC है, जिसमें ONGC, केन एनर्जी PLC, शेल, इन्होंने मिलके और ढूंढना शुरू किया। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 97 के आसपास की, 1997 के आसपास इन्होंने शुरू किया। आज का जो गुड़ामलानी है उसके पास में एक छोटी सी सफलता गुड़ा 1 के नाम से डिस्कवरी वहाँ पर इनको रिपोर्ट हुई। ये मैं आपको जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस क्षेत्र में आपको ज़मीन में अगर तेल की खोज करनी है तो गहराई जहाँ तक आपको ड्रिल करना पड़ेगा वो 1700 मीटर के आसपास तक का है, 1.5 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर के, हाँ, 1.25 किलोमीटर के आसपास तक आपको गहराई में आपको जाना पड़ता है। लगभग आपको एक अगर नॉर्मल रिग, अगर हम ट्रेडिशनल जो रिग बताते हैं, और उस क्षेत्र की जो चट्टानें जितनी कठोर हैं इस गहराई तक जाने में आपको 1 महीने का समय लगता है। और जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 1997 की, एक रिग का ऑपरेशनल कॉस्ट 2 करोड़ रोजाना का आता है। अच्छा, तो महीने भर 60 करोड़ रुपए आपको, 60 करोड़ रुपया किसी भी कंपनी को उस डेप्थ तक जाने में आपको लगाना पड़ेगा, उस समय लगाना पड़ेगा। और कहानी वहीं आती है, अगर ड्राई निकला तो महीने के एंड में वो 60 करोड़ आपका जीरो पे आ जाता है, यानी कि पूरा 60 करोड़ आपके बिना किसी उपलब्धि के आपके खाते से गया। शेल इंटरनेशनल को जब ये गुड़ा 1 मिला तो शेल का स्केल जैसे आपको पता है कि ग्लोबली एक मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी के हिसाब से, उसके चश्मे से देखा जाए तो ये एक बड़ी छोटी, जिसमें 200 से 500 बैरल रोजाना का उत्पादन हो रहा है। तो इन्होंने ये तय किया कि ये हम इसको सरकार को सरेंडर कर देंगे ये ब्लॉक। तो तब एक नाम आता है जिसका कहते हैं कि हम अगर भारत मतलब राजस्थान की हाइड्रोकार्बन इतिहास अगर लिखा जाएगा तो ये भूवैज्ञानिक है जिसको बाद में द स्नीफर के नाम से जाना जाता है, माइक वॉट्स, एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक माइक वॉट्स जो केन एनर्जी PLC के साथ में काम कर रहे थे। तो उन दिनों जो केन PLC के फाउंडर हैं बिल गैमेल, जिनको बाद में सर की उपाधि भी ब्रिटिश जो क्वीन है उन्होंने दी, तो सर बिल गैमेल के नाम से वो जाने जाते हैं। अब बिल गैमेल जो फाउंडर थे उनको जाके उन्होंने कहा कि राजस्थान का ये जो ब्लॉक है आप शेल से ले लीजिए, रादर देन कि वो मतलब भारत सरकार को हैंड ओवर करें। तो बिल गैमेल ने वो ब्लॉक उनसे खरीद लिया। उसके बाद में एक के बाद एक 12 जो असफलताएं इस क्षेत्र में मिली। 2004 के शुरू की बात है, ये माइक वॉट्स ने ये बात मेरे से शेयर की थी, क्योंकि मैं जब केन में जुड़ा तब माइक वॉट्स तब भी सक्रिय थे। और एक दिन मैंने उनसे पूछा कि ये कहानी क्या थी, खोजा कैसे आपने राजस्थान में तेल। तो उन्होंने बताया कि वन फाइन डे बिल ने ही कॉल्ड मी, और उन्होंने कहा 12 कुएं सूखे निकल गए। तो आप जो कैलकुलेशन अभी हमने की उस हिसाब से 12 का कितना कॉस्ट आएगा उतना वो झोंक चुके थे विदाउट एनी सिंगल सक्सेस। तो 2004 के जनवरी के आसपास की ये बात है। वो किस्सा ये कहते हैं कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट के पास का एक होटल है, शायद रेडिसन ब्लू या जिस होटल नज़दीक का एक होटल है, कि मैं अपनी मॉर्निंग की जो लंदन की फ़्लाइट है वो मैं पकड़ने के लिए रवाना हो रहा था। वो
लंदन में उनको जाना था। केन एनर्जी पीएलसी की बोर्ड की एक मीटिंग कॉल की गई थी, अगेन ये डिसाइड करने के लिए कि हम इस ब्लॉक को सरेंडर करते हैं। उन्हें फेस करना था अपने, उनको अपना फाइनल जो फेलियर है वो फेस करना था कि 12 कुएं है गए। उनको कॉल आया था कि आप आ जाओ, हमारे आपके ऊपर भरोसा करके जो ट्रस्ट हमने किया वो हमें ट्रस्ट का कुछ फ़ायदा मिला नहीं है, हम इसको करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं जब कोट अपना पहन रहा था, मेरा लैपटॉप खुला था और जो आपको पता है जब ड्रिल करते हैं तब कॉल लॉग, जो ड्रिलिंग की लॉग आती है वो उसमें ग्राफ की तरह कुछ आती है, इस तरीके का आपका ड्रिल लॉग आया करता है। तो बोलते हैं कि जो ड्रिल लॉग आ रहा था अचानक उसकी पैटर्न में कुछ बदलाव आ गया उसी समय। बोलते हैं जब मैं कोट पहन रहा था तो मैं बोलता है कि एपी आई नेवर सॉ सच ब्यूटीफुल ड्रिल लॉग इन माई लाइफ, कि मैं भूवैज्ञानिक होने के बावजूद मैंने इतना सुंदर जो ड्रिल लॉग है वो मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है टेक्निकल, कि ऐसा हो नहीं सकता 12 के 12 जो कुएं ड्राई निकले, ये क्या आ रहा है अभी सामने। तो बोलते हैं कि मैंने फ़ोन लगाया कंपनी मैन, जो ड्रिलिंग रिग के ऊपर जो सबसे कंपनी की तरफ से प्रतिनिधि होता है वो कंपनी मैन कहलाता है। तो बोलते मैंने जब कंपनी मैन को कॉल लगाया तो पीछे से सीटियों की और चिल्लाने की और हुर्रा की आवाज़ें आ रही थी, और कंपनी मैन का कोट अनकोट में माइक को ये संदेश था कि माइक वी हैव हिट द जैकपॉट। ये मंगला की डिस्कवरी थी, जो पहला ऑयल वेल माना। पहला सर, ये अनुराग जी 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी तेल खोज मानी गई, और भारत के इतिहास में पिछले 25 सालों की 2.5 दशक की ये सबसे बड़ी, अंकलेश्वर में उससे पहले जो गुजरात के अंदर जो डिस्कवरी हुई वो अंकलेश्वर की थी। उसके बाद में भारत में हम भाग्यशाली इस मामले में नहीं रहे कि हमारे को कोई बड़ी तेल की डिस्कवरी नई तेल डिस्कवरी। तो ये डिस्कवरी हुई मंगला, और इस तरह से हम जो राजस्थान को मंगला दुनिया के तेल नक्शे पर लेके आ गया। तो ये जो 2004 में सिलसिला शुरू हुआ खोज का, और अब 2026 चल रहा है, इन 22 सालों का जो सफरनामा है, इसमें और कौन से माइलस्टोन्स थे? बहुत, मतलब अगर मैं पीछे देखूं, मैं अपना आपको भाग्यशाली ये मानता हूं। एक बार मैं किसी से कह भी रहा था, लोग इतिहास पढ़ते हैं, लोग इतिहास को जानते हैं, आप उसका हिस्सा रहे। मैं उस इतिहास बनते समय मैं उसका एक किरदार रहा हूं कि मैंने उसको बड़े नजदीक से उस चीजों को देखा। मुझे अच्छे से याद है उस समय जब हम लोगों की बात होती थी 2004-5 में, तो मैं अक्सर आपसे जिक्र करता था कि मुझे एक थोड़ा सा क्रूड ऑयल दीजिए, देखें कैसा होता है। एक शीशी में मैं कहता था कि मुझे क्रूड ऑयल दीजिए। बिल्कुल, यानी इतना क्रेज था राजस्थान में उस समय इसको लेकर कि ये नई खोज है। और तो इसके बाद क्या स्टेप्स रहे? क्रेज भी था और अविश्वास भी था। हम मान भी नहीं सकते थे कि मैं जियोलॉजी का विद्यार्थी रहा, और हम सभी पेट्रोलियम जियोलॉजी हम मास्टर्स के दौरान पढ़ते थे। तो जब मैं पत्रकार था और मुझे जब कहा गया कि 2005 में कि आप इनके कम्युनिकेशन वाला विंग ज्वाइन करो, तो मैंने मना कर दिया। तो वो आश्चर्यचकित थे कि कोई व्यक्ति मना कैसे कर सकता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देयर इज़ नो ऑयल, मैंने कहा आप लोग हो सकता है कि शेयर मार्केट में उछलने के लिए आप कुछ कर रहे हो, लेकिन ये यात्रा 2005 से जो 4 से जो शुरू हुई और 2026 तक 38 तेल और गैस खोजे। ये शेयर मार्केट से मुझे याद आया कि मैं जब उद्घाटन था रिफाइनरी का जी, तो मुझे किसी ने राय दी थी, और मैं वहीं पर था बाड़मेर में उस दिन जी। तो किसी ने कहा था केरन के आप शेयर्स ले लीजिए जी। हम लोग चूंकि शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो उसको मिस किया, लेकिन आज लगता है कि वो राय मान ली होती तो। हाँ, जो केन एनर्जी पीएलसी का जो शेयर था वो कहते हैं पेंस के अंदर, जो पैसों के अंदर उसकी काउंटिंग थी, लेकिन मंगला के बाद में वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनियों के अंदर वो शेयर चला गया था। तो ये बात आपकी सही है। और मंगला के बाद में सेकंड जो बड़ी डिस्कवरी आई वो भाग्यम की थी, और तीसरी थी ऐश्वर्या। तो मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या नाम बड़े रोचक हैं। जितने भी हिस्ट्री है, हाँ, ये जितने भी आपके नाम रखे गए हैं ये भारतीय जो महिलाओं या देवियों के नाम पर रखे गए, महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक हाँ, है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, वंदना, दुर्गा, शक्ति, ये सारे जो 3 क्षेत्रों के नाम हैं। एक नाम जो है जो हमारे दिल के बहुत करीब है, जो इसमें एक्सेप्शन है, वो है तुकाराम फील्ड। जो तुकाराम ओम्बले जो मुंबई में जो आपका आतंकी हमला हुआ था, और उसमें जो वीरता से जिन्होंने उसका कसाब का के साथ में नंगे हाथों जिन्होंने मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से लड़ाई लड़ी और उसको पकड़ने में कामयाब रहे, वो तुकाराम ओम्बले के नाम पर हमारे राजस्थान के इस फील्ड का नाम तुकाराम ऑयल फील्ड है। तो ये जो 38 ऑयल वेल्स हैं, अभी की हम पोजीशन देखें तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने भंडार हैं अभी, और आगे का क्या प्रोजेक्शन है इसमें? अनुराग जी,
राजस्थान की जो तेल उत्पादन की यात्रा है ये 2009 में, 2004 की जब हम बात करें तो डिस्कवरी थी। उसके बाद में राजस्थान के तेल क्षेत्रों ने खूब सारे इतिहास रचे। जो पहला जो कंटिन्यूसली हिटेड पाइपलाइन है, क्योंकि यहाँ हम आपका लैंडलॉक पोजीशन पर हैं, आप यहाँ क्रूड ऑयल अगर आप निकालेंगे भी, रिफाइनरी हमारी जो HPCL की है वो आपकी अभी ताज़ा उद्घाटन हुई है। हमारा जो था वो प्रोसेसिंग टर्मिनल था, जहाँ पर आप क्रूड ऑयल में से मिट्टी को और पानी को अलग कर रहे हैं और उसको क्रूड फॉर्म में लाके और किसी रिफाइनरी को आपको भेजना होगा। तो हमने जो पाइपलाइन बिछाई वो दुनिया की सबसे लंबी कंटिन्यूसली हीटेड 720 किलोमीटर लंबी जामनगर तक, हाँ, जामनगर भुगत के आसपास तक वो जा रही है। और उत्पादन की अगर हम बात करें तो 2009 29 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक जो सिंबॉलिक जो चक्र घुमाकर और राजस्थान से पहला क्रूड ऑयल का जो टैंकर है वो रवाना किया। 2013-14 तक आते आते ये लगभग 1.25 लाख बैरल रोजाना तक पहुंचा। और उस समय केवल इन तेल क्षेत्रों से राजस्थान सरकार का मैं बता रहा हूँ, केंद्र सरकार को तो इससे भी दुगना होता था, 20 करोड़ रुपए का राजस्व प्रतिदिन मिला करता था। 600 करोड़ रुपए महीना। हाँ, 600 करोड़ रुपए महीना आपको राजस्व के रूप में मिला करता था। बाद में जो नेचुरल डिक्लाइन आया है उसके चलते अभी लगभग आपका 65 से 70 हज़ार बैरल का तेल उत्पादन अभी है। लेकिन हमने जो दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट आपकी जो तेल उत्पादन को, जिनको हम एनहांस ऑयल रिकवरी EOR टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, उसमें हमने पॉलीमर का उपयोग करके और मंगला टर्मिनल में हमने उसका जो पायलट है वो सक्सेसफुली पूरा किया है। तो ये जो 3 बड़े फील्ड है, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, उसमें हम ये ESP जो टेक्नोलॉजी है उसको करके कोशिश हम ये करने वाले हैं कि इसके अंदर लगभग 15 से 20% की बढ़ोतरी हम आने वाले 3-4 साल के अंदर हम करें। और अयोध्या जी, थोड़ा सा आप विस्तार से ये बताएंगे कि ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है, तेल को निकालने से लेकर हीटेड पाइपलाइन, रिफाइनरी से लेकर कंज्यूमर के पास जब तक वो जाता है। संक्षेप में भी हम बता सकते हैं कि ये होता कैसे। लोगों को इसकी जिज्ञासा होती है कि आखिर तेल प्रोसेस कैसे होता है, उसके बाई प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं और उनके क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मतलब जो हम सामान्य विज्ञान से जो भी पढ़े विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में भी कई बार हम होता है ना भ्रांति आ जाती है। जब हम सोचते हैं, पानी से तुलना करते हैं, तो हमें ऐसा लगा है कि अंडरग्राउंड स्विमिंग कोई पूल टाइप का होता होगा, जिसमें इस तरीके से जब हम वेल कहते हैं तो लगता है कुआं होगा। हाँ, कुआं टाइप का होगा, आप ऊपर से मतलब होता है ना तेल को हिलते हुए देख पाते होंगे, तो उसमें से निकाल लिया। जबकि ये आप स्पंज का जैसे एक टुकड़ा होता है। स्पंज तो हमें बहुत, क्योंकि स्पंज को तो हम दबा सकते हैं, लेकिन जो हमने चट्टानें कहीं उनके अंदर पोरसिटी होती है, रंध्र होते हैं उसके अंदर, और उन रंध्रों के अंदर एक तरीके से बैठा हुआ आपका ये तेल है, जिसको कि आपको अगर नेचुरल आपका जो रिजर्वोयर है उसका प्रेशर है, तो जैसे ही आप ड्रिल करेंगे वो अपने आप प्रेशर से फव्वारे की तरह, या अपने प्रेशर से जो रिजर्वोयर का, क्योंकि हमने शुरू में बोला कि समुद्री जो जीव हैं वो जब तापमान और दबाव के फॉसिल फ्यूल है, तो अंदर अगर नेचुरल प्रेशर है तो कुछ समय तक आपके उस प्रेशर से बाहर आएगा। लेकिन बाद में जब एक बार आपका प्रेशर डिक्लाइन हो गया, तब असली समस्या तब आती है कि आपने जब शुरू में ड्रिल किया, तब जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल हर इलाके का अलग अलग तरीके का होता है। जो ये राजस्थान का क्रूड ऑयल है, इसमें मोम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि वो सरफेस पे आने के बाद में वैक्सी क्रूड जो है ना, जो आप जो बूट पॉलिश होती है चेरी टाइप की, वो उस तरह से जमने की कोशिश करता है। वो आसानी से आपका बहेगा नहीं, उसको गर्म रखना पड़ता है 65 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा है, वैक्स उसका बाई प्रोडक्ट है, वैक्स उसमें ज़्यादा है। कई जगह के जो क्रूड हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ आपके जहाँ डिगबोई जो भारत का सबसे पहला तेल भंडार था, वहाँ के क्रूड की अगर आप बात करें तो शैंपेन क्वालिटी क्रूड जिसको बोलते हैं, बबलिंग जो क्रूड होता है, कि वो आपका बहता हुआ बड़े आराम से निकलता है, मैच्योर क्रूड होता है। तो वो स्टोरी भी है ना कि हाथियों के पैर, हाँ, ये कहते हैं कि डिगबोई का नाम डिगबोई कैसे पड़ा। जी बिल्कुल, कि हमें पता भी नहीं था कि असम के अंदर जो तेल के भंडार है वो इतनी कम गहराई पे है कि वहाँ पर जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे हैं वो हाथियों के साथ में वो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम होता है। और उसी के ऊपर ये जो अंग्रेज जो सर्वे वाले होते हैं, अंग्रेज ऑफिसर, ये उसी पे हाथी पे बैठ के जाते थे। तो कहानी ऐसी कहते हैं कि वो आसाम के किसी जंगल से वो निकल रहे थे और हाथियों के दस्ते में जो झुंड होता है उसमें से किसी एक हाथी का पाँव फंस गया। तो ये नीचे उतरे, जब नीचे उतर के उन्होंने देखा कि जो कीचड़ है उसमें
गंध आ रही है, हाँ। जो अजीब सी गंध जिसको हम हाइड्रोकार्बन की गंध बोलते हैं, लोग मजाक में इसको पैसे की गंध भी पैसे बोलते की हैं गंध, हाँ। कि ये पैसा, ये ऐसी खुशबू हाँ। होती होगी। उसको लगा कि यहाँ पर नीचे तेल का भंडार है, तो उसने हाथियों को पीछे किया और लड़कों को कहा कि इसको खोदो। डिग बॉय डिग। तो बैठ के वो चिल्लाता रहता था कि डिग बॉय डिग। वहां तो से जो लोगों ने सुना उनको लगा कि इस जगह का नाम डिगबोई है। तो वहां से शुरू हुआ। यहाँ का जो क्रूड है वो आपके जब एक बार नेचुरल प्रेशर आपका कम हो गया तब सेकेंडरी टेक्निक्स आती है। तो हमने यहाँ पर बाड़मेर में ये किया कि आपको एक उसी जो पूल है, उसी का जो एक्सटेंशन है, उसमें आपको एक सेकंड वेल आपको खोदना पड़ेगा जो इंजेक्शन वेल है। गर्म पानी आपको पुश करना पड़ेगा उस रिजर्वोयर में ताकि वो चट्टान के उन पोरस में जाके और वो उसको प्रेशर को मेंटेन रख सके, और इस तरीके से आपका क्रूड बाहर आता है। जब बाहर क्रूड आता है उसके अंदर क्रूड ऑयल जो गाढ़ा वाला जो तेल है, जो आपका जिसमें सब चीज़ें मिक्स है, जो मिरेकल लिक्विड है एक तरीके से आपके लिए, उसके साथ में रेत भी आएगी और उसके साथ में पानी भी आएगा। तो जो हमारा सबसे बड़ा भारत का ज़मीनी प्रोसेसिंग टर्मिनल मंगला टर्मिनल बाड़मेर में है, उसमें हम अलग अलग टैंक में जो ग्रेविटी मेथड हुआ या दूसरे मेथड है उससे हम उसकी रेत भी अलग करते हैं, उसका पानी भी अलग करते हैं और क्रूड को उस प्योर फॉर्म में ले आते हैं जिसमें हम उसको रिफाइनरी में भेज सकते हैं। एसोसिएटेड गैस भी निकलती है इसमें, जहाँ क्रूड इकट्ठा हुआ उसके अपर वाले लेयर के अंदर आपकी एसोसिएटेड गैस भी निकलती है, जिसको आपको फ्लेयर करके अगर ज़्यादा निकल रही है तो आप उसको प्रोडक्शन में ले सकते हैं, जिसको हम जैसे हमारा जो मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल, उसमें हम जो हमारे टरबाइन है जो पावर जनरेशन के लिए, वो हमारी गैस जो नीचे से प्रोड्यूस होकर आ रही है उसी से गैस से वो टरबाइन भी चलते हैं। और यहाँ से ये जो आपका क्रूड है वो रिफाइनरी में जाता है। जो असली जो हम कह सकते हैं, जो कहते हैं ना कि आपके पास में जो मटेरियल आया उसमें से जो सोना निकालने का जो काम है वो रिफाइनरीज करती हैं। और इंडिया दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में है जिसकी रिफाइनरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। हम बाहर का क्रूड मंगवाते हैं और उसको रिफाइन करके जो बाई प्रोडक्ट है, अभी हम इस स्टूडियो में जब बैठे हैं अपने चारों तरफ हम जो चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर आपके रिफाइनरी के बाई प्रोडक्ट का कमाल है। हाँ, जो आपका पेट्रोकेमिकल जो आपका चीज़ निकलती है, मैं आपको जो आपका एक पेंट है किसी चीज़ पे कोटिंग जो आपकी हो रखी है, वहाँ से लेके जो हम ये जो रेशे हैं जिनसे हमारी कुर्सियों के कवर बनते हैं, प्लास्टिक हुआ, या फिर आप ये जो एक्वास्टिक शीट्स हैं उसमें ये मेरे जो ये चश्मे के जो लेंस जिस प्लास्टिक से बनते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, या फिर मैं आपके कॉस्मेटिक की बात करूं, या अभी जब सारा ये जो आप कहते हैं ना कि क्रूड का जो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर ग्लोबल एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चलते बात चल रही थी, तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि दुनिया की जितनी डायबिटीज़ की जो गोलियां हैं और हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट है जो गोलियां लेते हैं, उसके अंदर 40 से 60% पेट्रोकेमिकल का यूज़ उसमें होता है। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हुए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हम फुटबॉल जो जिस चीज़ की मटेरियल की बनती है, हम जिस चीज़ का नाम लें, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और डामर, ये तो 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में लगभग सब लोगों को पता है कि ये पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमारी ज़िंदगी पेट्रोलियम के इर्द गिर्द घूमती है। एक किसी लेखक ने बहुत सही कहा था कि पिछले 100 साल के 20वीं और 21वीं शताब्दी का जो शुरुआत वाला हिस्सा है, उसमें अगर आपको मानव इतिहास का विकास का अगर आपको कोई किताब लिखनी हो तो आप क्रूड के विकास की किताब लिख दीजिए, उसमें मानव का इतिहास की किताब साथ साथ में अपने आप आ जाएगी। तो ये जो तेल की खोज हुई, रिफाइनरीज बनी, ये सब हुआ, राजस्थान के तेल से ये जो तरक्की के रास्ते खुले, तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज अभी राजस्थान की बात करें तो सक्रिय हैं और जिनके पास फ्यूचर के भी कुछ प्लान्स हैं? एक जो क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व होते हैं हाइड्रोकार्बन के, तो भारत सरकार की जो एक उचित नीति भी है, उस नीति के तहत किसी भी हाइड्रोकार्बन ब्लॉक का लाइसेंस ही जो होगा वो पब्लिक सेक्टर यूनिट होगी। तो जैसे आप बाड़मेर साचोर बेसिन जिसकी केन एनर्जी, जिसको बाद में केन ऑयल एंड गैस, अभी वेदांत ऑयल एंड गैस के नाम से जाना जाता है, उसका जो ब्लॉक है वो लाइसेंसी ONGC है। तो राजस्थान में ONGC सक्रिय है। ONGC इंडिपेंडेंट तरीके से भी जैसलमेर क्षेत्र में लंबे समय से बागेवाला या जो दूसरा क्षेत्र है वहाँ से तेल का, और अभी इन्होंने गैस का और अभी तेल का उत्पादन भी शुरू किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है जो जैसलमेर में काफ़ी सक्रिय है, और अभी उन्होंने हम मीडिया में खबरें भी हमने देखी थी कि लगभग 1200 से 1500 बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन उन्होंने शुरू किया है। और फोकस एनर्जी है
जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही है। इस क्षेत्र में आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन के अलावा बीकानेर नागौर बेसिन और जैसलमेर वाला क्षेत्र और चित्तौड़ के आसपास का जो आपका विंध्यन वाला जो बेल्ट है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि तेल और गैस भंडारों की संभावनाएं हैं। डीडवाना में अभी मेरे एक मित्र हैं, वो जो पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोटोग्राफ भेजे। अभी 5-6 महीने पहले वहाँ पर संभवतया ऑयल इंडिया लिमिटेड ने साइस्मिक सर्वे शुरू किया है डीडवाना के पास में। डीडवाना की आपने बात की, मुझे अपने बचपन की याद है कि वहाँ पर सरस्वती नदी का प्रवाह ढूंढा गया था जी। तो और काफ़ी उसमें सफलता मिली थी। कुछ विदेशी आए थे वहाँ पर और उन्होंने ढूंढा था। तो उससे ये तो स्पष्ट है कि डीडवाना में आपका ये समुद्र वाला क्षेत्र रहा होगा किसी न किसी समय, तो ये संभावना भी जो हो सकती है। नमक की झीलों का कॉन्सेप्ट है, कई लोग उसको भी कहते हैं कि ये कुछ ऐसे उसके जो अवशेष टाइप में, जो आपका सांबर हुआ, पचपदरा हुआ और ये आपका डीडवाना हुआ, तो ये उसके संकेत ही हैं। तो अब जो राजस्थान में रिफाइनरी बन चुकी है, अपना काम शुरू कर रही है, उसके साथ एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बना है, जो कि एक विजनरी आइडिया था। तो उससे आपको क्या लगता है कि राजस्थान की तस्वीर आने वाले समय में क्या होगी, सिर्फ पेट्रोकेमिकल की बदौलत, पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन फ्यूल? अनुराग जी, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि रिफाइनरी को मदर ऑफ इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जहाँ किसी क्षेत्र में हम अगर दूर न जाएं, अगर हम जामनगर के आसपास के क्षेत्र का, जिन मित्रों ने उसका कहते हैं ना पिछले कुछ सालों से बदलाव होता हुआ देखा है, तो एक साधारण सी बात है कि मोटे मोटे तौर पर कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 80 तरह की इंडस्ट्री किसी रिफाइनरी से निकले हुए बाई प्रोडक्ट पर एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, वो आगे ग्रो कर सकती है। तो अब जब पचपदरा का जो क्षेत्र जहाँ पर रिफाइनरी आई है, और अभी मैं अखबारों में के माध्यम से पढ़ भी रहा था कि रिको ने वहाँ पर पेट्रोकेमिकल जोन के नाम पे उन्होंने MOU भी हुए हैं और कुछ इंडस्ट्री ने अपना कामकाज भी शुरू किया है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये आने वाले समय में निश्चित मान के चलिए कि रिफाइनरी तो एक पहला कदम है। आने वाले समय में आपकी अनेक इंडस्ट्रीज़ आएंगी और यहाँ की जो मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उससे मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी धुरी कृषि से शिफ्ट होकर तेल पर शिफ्ट होगी। ये चीज़ हम होते हुए देख रहे हैं। और एक सवाल और है कि कितना पोटेंशियल है, आमतौर पर अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, कितने साल तक तेल राजस्थान में निकल सकता है? अनुराग जी, ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि जिस क्षेत्र में आपको 20 से 25% आपका सक्सेस रेट है और आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कंपनियां हैं वो तैयार है और सरकारी जो सपोर्ट है वो उसी लेवल का अगर उनको मिलता है, ये मानते हुए कि ये क्षेत्र ऐसा है जहां उनको आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, ग्लोबली तय है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है, पूरे भारत को कहते हैं कि 75% जो बेसिन है वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। और ये तो तब हम बात करें जब महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में और आसाम में ऑलरेडी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, तब हम ये बात करें। राजस्थान की कहानी तो 2004 में शुरू हुई है, तो राजस्थान इस क्षेत्र में अभी शैशव काल में है। तो यौवन जो आपके महाराष्ट्र का जो मुंबई हाई है वो पार कर चुका है, अंकलेश्वर है वो भी यौवन अवस्था में है, हम अभी शैशव काल में है, माइल्स टू गो वाला अभी तो हम शुरुआत की है। और एक आखिरी सवाल, राजस्थान में बाड़मेर बालोतरा जो क्षेत्र है उसकी पूरी तस्वीर बदली हुई अभी से नजर आने लगी है, लेकिन कंपनियों का जो एक बाध्यता भी होती है CSR की, कॉर्पोरेट सोशल, और उनकी जिम्मेदारी भी है, उस दिशा में आपको क्या लगता है आम लोगों के लिए वेदांता या कैन या ONGC जो भी हमारी कंपनीज काम कर रही हैं वो क्या कर रही हैं ताकि लोगों का जीवन स्तर भी स्थानीय लोगों का सुधरे? ये हमारा एक कहते हैं ना स्वाभाविक दायित्व तो हो जाता है कि जिससे, और ये विन विन फॉर बोथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने अगर सामाजिक उत्तरदायित्व का कोई काम किया है तो किसी पर एहसान कर रहे हैं। ये एक साधारण आपका एक दायित्व बनता है कि अगर हमने जब बाड़मेर में शुरू किया तो हमने जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर हमने बेस लाइन सर्वे किया था कि अगर इस तरह की बदलाव आने वाले समय में आते हैं तो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसमें एग्रीकल्चर, वाटर और स्किल डेवलपमेंट, ये 3 मुख्य रिक्वायरमेंट उस समय उभर कर सामने आई थी। और इन तीनों क्षेत्र के अंदर वेदांता केन जो है, इन्होंने काम शुरुआती दौर से करना शुरू रखा, जिसमें आपका
आरओ प्लांट लगाना हो, या फिर जो जो हमारे परंपरागत तरीके हैं, जो टाँके टाँकली जिसको बोलते हैं, नाड़ी, और जिनका जो जल वर्षा स्रोत जल है, संभरण का जो कार्यक्रम होता है, लोकल जो यूथ है उसको स्किल डेवलपमेंट करके और उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ नई नई आने वाली उससे जोड़ने का जो तरीका होता है, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही है। और फॉरएवर जो रिक्वायरमेंट है वो बदलती है। पहले लोगों का रिक्वायरमेंट कुछ अलग रही होगी, अब हो सकता है कि पहले आपको अनस्किल्ड लेबर ही मिलता था, लेकिन इतने सालों में वहाँ के जो उसके बाद में जो स्टूडेंट आए उन्होंने कुछ वो स्किल गेन करने भी शुरू किए जो इस इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरी होते हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि जो बाड़मेर को आज से 15-20 साल पहले जिन्होंने देखा था और जब आज जाते हैं तो तस्वीर बदली, ज़मीन आसमान का अंतर आया है। अयोध्या जी, बहुत आपका शुक्रिया कि तेल के बारे में हालांकि बहुत कम इस डिस्कशन में बहुत कम रोचक चीज़ें हमारी निकल पाई हैं। कभी और लंबी बातचीत करेंगे हम, क्योंकि तेल, जैसा आपने बताया कि ये ऑयल और रिफाइनरी मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, और तेल जो है वो जीवन का आधार है। हम लोग इससे पूरी तरह से बंधे हुए हैं बिना तेल के। और हमने देख भी लिया इस समय ईरान और यूएस का जो क्राइसिस हुआ उसके बाद से कि तेल के बिना जीवन कैसा हो सकता है। आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।